हेलो एवरीवन, जेपीएससी का बैकलॉग पेपर 2023 का आज एग्जाम संपन्न हो गया है। ये 7 सीटों के लिए एग्जाम हुआ था, जो कि रांची के 15 सेंटर पे हुआ है। लगभग 7,000 लोगों ने इसका एग्जाम दिया है और इसके 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। पहला हुआ है 10 से 12, फिर एक 3 से 5 हुआ है। तो पहला पेपर हुआ है जो कि जीएस है, जीएस पेपर 1, और दूसरा है कि झारखंड स्पेशल है। तो जो पहला पेपर है उसके बारे में हम लोग एक पूरा का आंसर एनालिसिस देख लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें पहला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तो इसमें से कौन सा तमिलनाडु में स्थित है? ये स्थित है कलपक्कम है, जिसका आंसर है कलपक्कम। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती। इसका आंसर है ताप्ती। अगला है कि जो नदी प्रवाह की दिशा के परिप्रेक्ष्य का अन्य अन्य से भिन्न है वह कौन सा है। तो ये कौन सा है? ये माही नदी है, जो एस्चुरी बनाती है। जो नर्मदा, ताप्ती और माही है जो कि एस्चुरी बनाती है। बाकी सभी नदियां हैं जो कि डेल्टा बनाती है। अगला है कि गैलेथियो खाड़ी स्थित है। गैलेथियो बे है जो कि कहाँ स्थित है? ये क्या था कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, इसलिए पूछा गया है। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। इसका आंसर है ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे निचला स्थान क्या है? ये पूछा गया है, भारत का सबसे निचला स्थान क्या है? कुटनाड है, कुटनाड। कुटनाड है जो भारत का सबसे निचला स्थान है, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा कि मिलाने का, तो इसमें पूछा है मिकीर पहाड़ी। मिकीर पहाड़ी है, अमरकंटक है, खासी की पहाड़ियाँ और बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं। तो बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये ध्यान रखिएगा, एक कर्नाटक में है जो आसान था। अमरकंटक वाला मध्य प्रदेश में है। खासी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम में है। और बच गया हमारा क्या? मिकीर। मिकीर की पहाड़ियाँ कहाँ हो गया हम लोग का? मिकीर की पहाड़ी का हो गया, मिकीर का आसाम में हो गया, खासी का मेघालय में हो गया, बाबा बुदान का हो गया कर्नाटक में। तो इसका आंसर ये हो गया। ध्यान रखिएगा, बाबा बुदान कर्नाटक में है और खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में है, अमरकंटक एमपी में है, मिकीर है जो कि आसाम में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सातवां है कोयली तेल शोधन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो कोयली रिफाइनरी कहाँ है? गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, लेकिन जो रेगुलर हुआ था वो 1881 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नौमा क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो भारत की 31.2% जनसंख्या है जो कि नगरों में रहती है। तो 2011 में भारत की शहरी आबादी का प्रतिशत क्या था? 31.2 था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गेराल्ड कैडेन। गेराल्ड कैडेन इसके लेखक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रसिद्ध विद्वान हैं ये। अगला हमारा है कि पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार पूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में राज्य द्वारा उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसमें आपको पूछा कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, आर्टिकल 32 है जो कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ये देखिए 3, इसका आंसर सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन है हम लोगों का। तो 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में किया गया है, किस न्यायिक फैसले के जवाब में पास किया गया था? तो ये पास किया गया था गोलकनाथ केस के बारे में। लोक गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरिक चार्टर की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ? तो नागरिक चार्टर का ये जो शुरू हुआ, ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। सिटीजन चार्टर की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में 1991 से शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ, 1991 से शुरू हुआ है ये। अगला 15वां क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो यह 8वां संशोधन है। ध्यान रखिएगा, 8वां संशोधन बी आंसर है। 8वां संशोधन में अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है। आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय शासन में पंचायत समिति किस प्रशासनिक स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायत समिति क्या करती है? ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति है जो कि मध्य स्तर पर काम करती है। ठीक है, आगे 17वां क्वेश्चन हमारा। 17वां क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो ये आसान क्वेश्चन था, 101वां लागू किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान है? तो नगरपालिका के बारे में का वर्णन संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 243 ZB। देख लीजिए आप लोग, बी का आंसर है आर्टिकल 243 ZB में किया गया है। नगरपालिकाओं के खातों की ऑडिट का प्रावधान है। क्या है इसमें? नगरपालिकाओं के खातों का ऑडिट करने का प्रावधान है। 19वां क्वेश्चन है, भारत के बड़े शहरों का प्रशासन किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है? तो बड़े शहरों का स्थानीय निकाय का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे आप सुनते होंगे, मुंबई में बीएमसी है, दिल्ली में एमसीडी है। तो बड़े शहरों का प्रशासन नगर निगम के द्वारा होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, 19 का क्या होगा
कि नगर निगम के द्वारा? 19 का एक आंसर होगा। 20वां है कि विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट 2026 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है कि कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। अगला हमारा 21वां क्वेश्चन, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन भारतीय महिला कौन थी? तो पहली नेत्रहीन भारतीय महिला कौन सी थी? इसका नाम था चोंजिन एंगबो। चोंजिंग एंगबो नाम था इनका। ये पहली दृष्टिबाधित भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महीने में खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ध्यान रखिएगा मार्च में ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, तो ये जनवरी में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच खेला जाता है, लास्ट में शायद यूएस ओपन खेला जाता है। ठीक है, 23वां है हमारा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कुल कितने विषय या कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी होगा। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं हेतु कितने किए गए हैं? 18 विषय इसमें किए गए हैं। आगे देखते हैं, हमारा 24वां क्वेश्चन है, ये करंट से है। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड स्राजले ने अपने किस काम के लिए बुकर प्राइज जीता है? तो ये कौन से काम के लिए अपने बुकर प्राइज जीते हैं? कैरियोस के लिए। किसके लिए जीते हैं ये? कैरोस के लिए। कैरोस के लिए हंगेरियन जो लेखक है डेविड स्राजले ने कैरोस के लिए जीते हैं। अगला हमारा है, मानव वन जीवन संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने हनुमान परियोजना शुरू किया है? तो हनुमान परियोजना उड़ीसा ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, मानव वन जीवन संघर्ष से निपटने के लिए हनुमान परियोजना का शुरुआत उड़ीसा के द्वारा किया गया है। भारत में घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये एसबीआई है। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक है। आगे देखते हैं, हमारा 27वां क्वेश्चन है कि 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक 18वें भारतीय वन राज्य के बारे में इसमें आपको सही चुनना था। तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का 2, इसमें 2 और 3 होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें बोल रहा है गलत चुने। गलत चुने तो दूसरा, मध्य प्रदेश में सबसे आच्छादित वन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो ये सही है, तो हमारे लिए गलत पूछ रहा है। तीसरा भी सही है, तो हमारा आंसर को हो गया 27 का बी हो गया। 28वां का है, G7 जो G7 समिट जो 2025 में हुआ था उसका मुख्य विषय क्या था? तो G7 का मुख्य विषय था ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड क्लाइमेट एक्शन। ये था हमारा, तो इसमें देख लीजिए कि बी का था, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड क्लाइमेट एक्शन, G7 2025 का ये विषय था। आगे देखते हैं हम लोग, 19वां क्वेश्चन है हमारा। 19वां क्वेश्चन है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत कितना था? तो बिहार में कितना था? बिहार में 66% से अधिक बिहार चुनाव में महिला का मतदान प्रतिशत था। कितना था? 66% से अधिक था महिलाओं का मतदान प्रतिशत। ठीक है, 2025 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना किस व्यापक मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये मिशन सक्षम के तहत और मिशन सक्षम और पोषण 2.0 के तहत ये शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि मिशन सक्षम एंड पोषण 2.0 संबंधित योजनाओं का ये अम्ब्रेला मिशन है। आगे देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव कब मंजूर किया है? तो ये मार्च 2024 में किया था। इसका नाम क्या कर दिया गया? केरलम कर दिया गया। केरलम नाम चेंज कर दिया गया। इसके लिए प्रस्ताव कब दिया गया था? मार्च 2024 में। आगे देखते हैं हम लोग, भूटान में पीएम मोदी ने कौन सी प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो कौन से जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? पुंगसांगछू एचईपी। पुंगसांगछू एचईपी, इसका आंसर है बी। इसका उद्घाटन भूटान में किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया ये। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 35वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अक्सर वर्णित ड्यूल इकोनॉमी मतलब दोहरी अर्थव्यवस्था की विशेषता सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? आधुनिक पारंपरिक क्षेत्र का सह अस्तित्व द्वैध अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक और पारंपरिक क्या है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक है, घरेलू और ये है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया कौन सा? अत्याधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ साथ कम उत्पादकता वाली, ये हो गया। इसका आंसर हो गया 35 का, द्वैध अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, इसका 35 का आंसर डी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में किस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता प्रदर्शित की है, जो समग्र जीडीपी के विकास दर का सबसे अधिक प्रभावित करती है? ये क्या है? एग्रीकल्चर है, जो जीडीपी का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अस्थिर क्षेत्र है। क्या है? जीडीपी का कृषि है जो कि सबसे अधिक प्रभावित करने वाला क्षेत्र है। आगे देखिए, भारत में गरीबी की मौजूदगी मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा आय एवं
संसाधनों का असमान वितरण गरीबी का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? आय एवं संसाधनों का असमान वितरण। आगे है 38वां क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले पहले देश में डिजाइन और बनी एंटी सबमरीन वाटर सैलो एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस अरनाला है, जो भारत का प्रथम है जो कि सैलो वाटर क्राफ्ट है। क्या है? सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसका नाम है आईएनएस अरनाला। आगे देखते हैं हम लोग, सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास का क्या होता है मुख्य लक्ष्य? भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती सतत विकास का उद्देश्य है। तो क्या है कि भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, ये है सतत विकास। आगे है 40वां, सतत विकास को लक्ष्य को अब कब अपनाया गया? तो सतत विकास के लक्ष्य को 2015 में अपनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इससे पहले था एमडीजी मिलेनियल डेवलपमेंट गोल था। 41वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत संसाधन प्रबंधन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? नवीकरणीय संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग और कुशलता और सतत संसाधन प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नवीकरणीय संसाधन और कुशलता पूर्वक उपयोग, इसका 41 का ये आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं हम लोग 42वां का, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो भारत के आर्थिक परिवर्तन को क्या दर्शाता है? कृषि से उद्योग व सेवाओं की ओर बदलाव भारत का आर्थिक परिवर्तन है। इसका आंसर 42 का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 43 का क्या है? आर्थिक सुधारों में उदारीकरण का मुख्य रूप से तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक सुधारों में उदारीकरण का मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण में कमी और उदारीकरण, आर्थिक आर्थिक गतिविधियों में सरकारी नियंत्रण की कमी। 43 का एक हो जाएगा। 44 का पूछ रहा है कि भारत भारत में वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? तो इसका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश में वृद्धि हुआ, वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि हुआ, जिससे ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं, अगला हमारा मानवाधिकारों को सबसे अच्छे तरीके से इस तरह बताया गया है। मतलब क्या है? सभी मनुष्य को मूल अधिकार मानवाधिकार की परिभाषा है। सभी मनुष्य को दिए गए अधिकार हैं जो कि मानवाधिकार की परिभाषा है। तो इसका आंसर हो गया बी हो गया, मनुष्य के जन्म से प्राप्त मूल अधिकार है। आगे देखते हैं हम लोग 46वां है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर स्वीकार कब किया गया था? यूडीएचआर कब स्वीकार किया गया है? 1948 में किया गया है। ध्यान रखिएगा 1948 में किया गया है। सतसी क्षेत्र में पौधों की जैव विविधता, इसका आंसर पर्यावरण क्षेत्र में आर्थिक योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास के लिए है, आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिकी संतुलन। आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिकी संतुलन, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर 47 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? कि किसी क्षेत्र में पौधों व जीवों की विविधता, किसी क्षेत्र में पौधों व जीवों की विविधता। आंसर है 49 का। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। 50वां का आंसर है, वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, 1997 में किया गया था, 1997 में किया गया था। इसका आंसर यह है। 50 का, शहरीकरण का अर्थ क्या है? शहरों व शहरों की जनसंख्या का विस्तार, शहरों एवं क्या है? शहरों और शहरी जनसंख्या का विस्तार है। आगे देखते हैं हम लोग 52वां, भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मुख्य संस्था कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो बना था 1993 में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 53वां है हमारा, कि खेल समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि क्योंकि ये क्या है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। आगे है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? आईओसी के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर आईओसी का द्वारा किया जाता है। आगे है, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है आपदाओं के प्रभाव को जोखिम कम करना, आपदाओं के प्रभाव को जोखिम प्रबंधन कम करना आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना था। इसी के तहत एनडीआरएफ बना था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आगे देखते हैं 57वां है हमारा, तीव्र शहरीकरण से जुड़ी एक समस्या क्या है? तीव्र शहरीकरण से जुड़ी एक समस्या है आवास की कमी एवं झुग्गियों झुग्गियों का तीव्र शहरीकरण की समस्या। तो क्या है? आवास की कमी है और झुग्गियों और बस्तियों का बढ़ावा, जिससे बहुत देखते होंगे शहरों में झुग्गियां बहुत सारे बढ़ गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग 58वां क्वेश्चन है। 58वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये छिपी हुई बेरोजगारी होता है, जिसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कृषि क्षेत्र की ये सामान्य बेरोजगारी है। आगे देखते हैं, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम का नाम है मनरेगा। देख लीजिए मनरेगा, जिसका नाम आजकल चेंज करके वीजी राम जी कर दिया गया है। वीजी राम जी, वह क्या कहलाता है? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, तो इससे क्या बोला जाता है? इसे मैटर बोला जाता है।
इसे क्या बोला जाता है? इसे मैटर बोला जाता है। आगे देखते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो ये किसके समानुपाती होता है? ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। आगे देखेंगे हम लोग, 62वां क्वेश्चन है हमारा, गरीबी का अर्थ क्या है? तो गरीबी का अर्थ है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। जीवन के मूलभूत आवश्यकता की कमी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान की कमी होता है, यही जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। आगे देखेंगे हम, मानव रक्त में लाल रक्त आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो लाल रक्त जो आरबीसी होता है उसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन है। बाष्पीकरण, बाष्पीकरण के कारण क्या होता है, या बाष्पीकरण किसके कारण बनता है? तो कूलिंग के कारण बनता है, मतलब शीतलन के कारण बनता है। मरीज का किसका उदाहरण? क्या कृषि नवाचारों के लिए क्या है? कृषि नवाचार 71 का आंसर 71 का है। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र है। 73 का मॉडर्न है। टेलीफोन का है। आगे देखते हैं हम लोग, 74, 74 का हमारा केंद्रीय नींबू फल अनुसंधान कहाँ है? नागपुर में है। लुंगू पहाड़, लुंगू पहाड़ कहाँ है? ओरेंट ट्राइब, लुंगू पहाड़ कहाँ है? ओरेंट ट्राइब, ओरान ट्राइब, इसका आंसर हो जाएगा ओरांव जनजाति। कर्ण कोलाजार नदी कहाँ स्थित है? कर्ण कोलाजार नदी कहाँ स्थित है? इनमें से सभी होगा, इसका आंसर इनमें से सभी होगा। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य सामान्यतः विवाह समारोह में प्रस्तुत किया जाता है? डोमकच है, डोमकच है। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड में कौन सी पारंपरिक चित्रकला मुख्य रूप से विवाह संस्कारों के दौरान बनाई जाती है? ये कौन सा है? कोहबर है, कोहबर है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का मार्शल नृत्य क्या है? पाइका। मार्शल नृत्य पाइका क्या है? पाइका एक नृत्य मूल्य परंपरा है, नृत्य है कि, ये देख लीजिएगा कि पाइका नृत्य की एक मूल परंपरा है, वॉरियर के लिए होता है ये। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रारंभ कब किया गया था? 2015 में। सॉइल हेल्थ कार्ड किया गया था 2015 में। आगे देखेंगे हम लोग, झारखंड में ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर जनजातीय तथा गैर जनजातीय परंपरा के अतिरिक्त किस एक अन्य परंपरा ने बड़े प्रदेशों में अति प्राचीन काल में अपना स्थान बनाया है? तो ये कौन सा है? बुद्धिज्म है। आगे झारखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन पुरातात्विक अवशेष कौन सा है? तो ये सबसे क्या, स्कोप विलेज पेंटिंग है, इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा आंसर? 83 का हमारा 1916 आंसर हो जाएगा। 83 का 1916 हो जाएगा। 84 का 1918 हो जाएगा। 85 का हम लोग का हो जाएगा कार्तिक ओरायन हो जाएगा, कार्तिक ओराव हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 86 के निम्नलिखित में से किस वैदिक देव का संबंध मधु से स्थापित किया गया है? तो ये किससे किया गया? अश्विन, मधु से किया गया, अश्विन। 87 क्या है? निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने सुंगों का संबंध ईरान से जोड़ा है? किसने सुंगों का जोड़ा है? डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भंडारकर ने सुंगों को ईरान से जोड़ा है, डॉक्टर भंडारकर ने। 88 में किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? तो रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि गुप्तकालीन अजंता के गुफा चित्रों में से मरनासन राजकुमारी किस गुफा में है? तो ये कौन से गुफा में है? 16वीं गुफा में 16वीं गुफा में, यह देख सकते हैं 16 कड़ी। दरबारी भाषा के रूप में फारसी सर्वप्रथम किस किस वंश ने अपनाया था? कौन से वंश ने अपनाया था? स्लेव डायनेस्टी ने, स्लेव डायनेस्टी, जिसे कि गुलाम। आगे के निम्नलिखित में से किस संस्थान को मेलुहा के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा है? ये है मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र थे, जो सिंधु क्षेत्र थे उन्हें बोला जाता था मेलुहा। आगे देखते हैं हम लोग, 1565 का तालीकोटा युद्ध, 1565 का तालीकोटा युद्ध का कारण क्या था? 1565 का तालीकोटा युद्ध का कारण था विजयनगर साम्राज्य का पतन। इसका क्या हुआ परिणाम? विजयनगर साम्राज्य का पतन। 93 का हो गया आंसर। मानसब रैंक होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसे मानसब रैंक होता है, जागीर रेवेन्यू असाइनमेंट होता है, खालसा क्राउन लैंड होता है, और दीवान फाइनेंस ऑफिसर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं 94 का, 94 में दोनों कथन सत्य हैं। 94 के क्या है? दोनों कथन सत्य हैं और सही व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा प्रयोग मुख्यतः किस कारण विफल रहा? तो ये जन विश्वास की कमी सांकेतिक मुद्रा विफल होने का प्रमुख कारण है। क्या है? जन विश्वास की कमी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट 5 क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनर्विवाह? ये क्या विलियम बेंटिक ने किया था? विलियम बेंटिक ने 1856 में किया था। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था ये दानापुर में हुआ था। 1914 के ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो जतरा थे, जात्रा उरांव थे। अगला होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब की थी? तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना सितंबर 1916 में किए थे। और जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था वो अप्रैल 1916 में किए थे। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला व ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था क्योंकि मीर जाफर था जो कि गद्दारी किया था। तो ये हमारा क्या था, जेपीएससी का बैकलॉग पेपर हुआ है 10 मई 2026 का, उसका फुल आंसर था। जितने भी जो इसका किए हैं एक बार आप मिला लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।